शक्तियां काम कर रही थीं, आज की तारीख में अगर हमको लगता है, किसी को भी लगता है कि हम देश में कुछ पॉलिटिकल पार्टियां देश चलाएंगी, तो ऐसा सोचना गलत है। भविष्य में चुनाव भी शक्तियों का होने वाला है और अभी शुरू हो गया है। अब ये जो शक्ति है ना, जिसको हम कहते हैं संघे शक्ति कलयुगे, तो कलयुग की जो शक्ति है वो संघ की शक्ति है, एकात्मता की शक्ति है। लेकिन भारतवर्ष में जो हमको सिखाया जाता रहा, जिसकी वजह से भारत पूर्ण रूप से एक रहा। आप सोचो कि संसार में अगर किसी एक देश में सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं तो वह भारत है। सब एक देश में अगर सभी जलवायु का क्षेत्र पाया जाता है तो वह भारत है। वेशभूषा अगर सबसे ज्यादा कहीं पहने जाते हैं तो वह भारत है। और यहां तक कि अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र चित्रण करते हैं, यानी कि रामायण करते हैं, तो उत्तर की वेशभूषा और दक्षिण भारत की वेशभूषा भी हमको भिन्न मिलती है। कहीं राजा राम पूजे जा रहे हैं तो कहीं हम वनवासी राम पूजते हैं। तो वेशभूषा, खाना खाने का तरीका, भाषाएं और रहन सहन, यहां तक कि संस्कारों की पद्धतियां भी अलग अलग हैं। ऐसी संसार में वातावरण की जो परिस्थिति है वो संसार में किसी देश में नहीं मिलती, सिर्फ हमारे देश में मिलती है। और हमारे देश की खास बात है कि हम एक हैं। फिर भी लोग उसका उल्टा नारा लगा दिया, विविधता का देश है और होना चाहिए कि एकात्मता के बीच में विविधता संभव है। एकात्मता के बल पर समरस यहां है जीवन। तो वो जो एकात्मता है वो कैसे आई? तो हमारे पूर्वजों ने काम किया होगा, जो कि मूल्य आधारित संस्कृति यहां विकसित हो गई। और हम एक मूल्य पर चलने वाले। हम अगर एक चरित्र पर चल रहे हैं तो राम के चरित्र पर चल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर चल रहे हैं। हम एक चरित्र पर चलने वाले लोग। भाषाएं अलग हो सकती हैं, प्रांत अलग हो सकता है, क्षेत्र अलग हो सकता है, जलवायु अलग हो सकती है और यहां तक कि खान पान भी अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी हम एक हैं। यह भारत की खूबसूरती थी और इसकी वजह से बृहत्तर भारत एक भारत था। आप तृतीय वर्ष में हम लोगों को कुछ को सौभाग्य मिला होगा, तो हमारा एक गट बनाते हैं और उसमें हम देखते हैं कि अलग अलग प्रांतों के लोग और सब एक दूसरे की भाषा नहीं जानते। कुछ केरला के लोग हैं, हमारी भाषा नहीं जानते, हम उनकी भाषा नहीं जानते, लेकिन फिर भी हम एक हैं। और पूरा वर्ग जब पास करके, पूरा वर्ग करके निकलते हैं तो आंसू आ जाते हैं। ये एकात्मता भारत की है और इसके आधार पर भारतीय संस्कृति विकसित हुई। और ये उन लोगों ने, जो भारत की विदेशी शक्तियां हैं, जो भारत के विरुद्ध शक्तियां हैं, उन शक्तियों को ये बात का एहसास हो गया कि भारत की एकात्मा के पीछे क्या क्या राज है। तो उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से भारत में अलग अलग विविधताएं पैदा करी। उनकी विविधताओं के आधार पर वैमनस्यता पैदा हो, वैमनस्यता के बाद फिर वो एक दूसरे से लड़ें, और ऐसा अगर संभव नहीं है तो वो कर नहीं सकते। वो राज कैसे करेंगे? तो हमारे ग्रंथों में परिवर्तन किया गया, हमारे साहित्य में परिवर्तन किया गया, पुराने वालों से नया बनाया गया, उसमें कुछ कुछ चीजें डाली गई ताकि हमको उत्तर दक्षिण का नैरेटिव खड़ा हो जाए, आर्य द्रविड़ का नैरेटिव खड़ा हो जाए, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट का नैरेटिव खड़ा हो जाए, ब्राह्मणवाद बनाम ये बुद्धवाद खड़ा हो जाए, जैनिज्म वर्सेस ब्राह्मणत्व तो खड़ा हो जाए। ये पूरी व्यवस्था करी गई और इस व्यवस्था में भारतीय दर्शन को भिन्न भिन्न छिन्न छिन्न किया गया। आप सोचकर देखो कि ईसाइयों का शासन भारत में आया और हमने नैरेटिव दिया, वो अंग्रेजी शासन था, वो ईसाई शासन नहीं था। ये नैरेटिव गढ़ दिया गया क्योंकि हमें ऐसा ना हो कि हम कहीं सांस्कृतिक आधार पर उनका विरोध करते। तो भारत में उन्होंने अपने आप को अंग्रेज कहवाना पसंद किया, जबकि वो तो ईसाई शासन था।
नैरेटिव गढ़ा गया और हमने स्वीकार किया, और हमको इस वजह से हमारे बीच में कन्वर्जन की गतिविधियां और ये सब गतिविधियां चल रही हैं, क्योंकि भाई अंग्रेज था, क्या है, एक भाषा ही तो है। भारत में इस प्रकार के नैरेटिव गढ़ के हमको एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया गया। हमारी यूनिवर्सिटियां खत्म करी गई। बुद्ध का दर्शन सांख्य दर्शन है, जैन का दर्शन सांख्य दर्शन है, लेकिन बुद्धिज्म को चरवाक के दर्शन को और जैन दर्शन को ऐसे दिखाया गया कि ये गैर परंपरागत हैं, और ये बताने की कोशिश की गई भारत में कि भारत में ब्राह्मण वर्सेस ये है, और है क्या वो सेम एक ही दर्शन का हिस्सा है। अगर आप में से कुछ लोगों ने जो दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी होंगे या संस्कृत भाषा के विद्यार्थी होंगे या जिन्होंने भारतीय अध्यात्म को पढ़ने की कोशिश की होगी, तो षट दर्शनों के ही ये हिस्से हैं। लेकिन उस दर्शन को नास्तिक दर्शन कह दिया, नैरेटिव तय कर दिया कि भारत में नास्तिक दर्शन है। आज भी किताबों में वही पढ़ाया जाता है, भारत का नास्तिक दर्शन। तो वो बताएगा 3 हैं, आप यूपीएससी के पेपर में आता है, कहता 3 है, बुद्ध, जैन और चंबार्क। जबकि बुद्ध के दर्शन को अगर उठाकर देखेंगे तो पूरा सांख्य दर्शन है, केवल वो आत्मा का जो हिस्सा है, परमात्मा का जो हिस्सा है, उसको अलग करते हैं। वो कहते हैं पृथ्वी पर जो सामने है पहले उससे निपटो, बाद में वहां जाना। बाकी सब पूरा वही है जो कपिल मुनि ने कहा। जैन दर्शन उनसे 2 कदम आगे है, वो और शॉर्ट में करके उसको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन हमारे यहां की खास बात यह है कि उसको अलग किया गया और यह बताया गया कि इनमें वैमनस्यता होनी चाहिए। जंगलों में रहने वाले लोग, अब उनको भारत में यह तय कर दिया कि जो जंगल में रहने वाले लोग हैं वो एसटी वर्ग है, और वो एसटी वर्ग किसी आश्रम में नहीं आता, जो कि इधर ब्राह्मण धर्म के आश्रम है 4, उन आश्रमों में आप नहीं आते, आप अलग हैं, आप हिंदू नहीं हैं। आप अगर वेदांत उठाकर देखेंगे या आप वेदों को उठाकर देखेंगे तो हम कहते हैं कि अरण्यक अलग है, अरण्यकों की बात हम करते हैं, हम बात करते हैं वेदांतों की, उपनिषदों की। तो अरण्यक से तात्पर्य क्या? अरण्यक वो ग्रंथ जो जंगलों में लिखे गए, अरण्यक तो वन को कहते हैं। तो अरण्यकों को लिखने वाले ऋषि मुनि हमारे यहां आज से 10,000 साल पहले हुए। कोई नई बात नहीं है कि हम वन में एक कार्यशाला बनाकर वहां पर अध्ययन अध्यापन करते थे, वहां मुनिवर बैठते थे। आपका कोई भी मुनि ऐसा नहीं जो शहर में बैठता हो, प्रयोगशालाएं सारी वहीं पर हैं। अरण्यक लिखे गए, अरण्यक महान ग्रंथ हैं भारत के। लेकिन नैरेटिव भारत में तय कर दिया, एक विमर्श बना दिया कि ये हमसे अलग हैं, तुम उनसे अलग हो। तुम्हारे देवी देवताओं को ये रिकॉग्नाइज नहीं करते, जिनकी पूजा पद्धति परंपरा है उसको ये स्वीकार नहीं करते, इसलिए तुम अलग हो। क्योंकि जब तक आपके अंदर जो विविधता है उसको वैमनस्यता में नहीं बदलेगा, तब तक वो अपने वाले को उसके अंदर प्रवेश कैसे करवाएगा? सबसे पहले तो आपका घर तोड़ना पड़ेगा, और घर तोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र यहां करने पड़ेंगे। तो उन्होंने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से भारत में, आप सोचकर देखो कि बुद्ध के दर्शन में मूर्ति पूजा होती है, इसी को महायान कहते हैं। हीनयान और महायान 2 उनके संप्रदाय हैं। महायान वो है जो बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करता है। कहां हुआ ये दूसरी शताब्दी में, पहली और दूसरी शताब्दी में कनिष्क जब राजा बना और वो बुद्ध के आदर्शों को उसने अपने यहां संगीति करवाई काश्मीर में, तो वहां से महायान निकलता है। तो सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्तियां कहां मिलेंगी? आपको अफगानिस्तान के हिस्से में मिलेंगी जो गंधार हुआ करता था, आपको लद्दाख में मिलेंगी, आपको उस क्षेत्र में गिलगिट बाल्टिस्तान में मिलेंगी। क्यों वहां मिलेंगी? क्योंकि वहीं पर बुद्ध के जाने के 600 वर्षों बाद बुद्ध की मूर्ति पूजा, उनको देवता घोषित किया गया। तो उन्होंने क्या किया? वो उधर से आए और आते ही सबसे पहले उन्होंने मूर्ति पूजा पर सबसे पहला हमला किस पर किया?
मूर्ति पूजा पर सबसे पहला हमला तो बुद्ध की मूर्तियों पर हुआ। सबसे पहले तो बुद्ध की मूर्तियों को खंडित किया गया, बाद में वो इधर आए, क्योंकि वो दर्रे से आते थे, सबसे पहले उन्होंने वो खत्म किया जब हमले हुए भारत पर। तो लेकिन आप सोचो कि वो स्तूप गिराए, उन्होंने मूर्तियां गिराई, देवता मानने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उनका इंटेंशन था भारत की जो संस्कृति है उस संस्कृति को खत्म करना, भारत का जो सद्भाव है उस सद्भाव को खत्म करना। बाद में ईसाइयों ने सिस्टमैटिक तरीके से हमारे पाठ्यक्रम बना दिए। और सोचकर देखिए कि ईसाइयों के आने से पहले भारत में पढ़ाया क्या जाता था, भारत का सिलेबस क्या है। जब पहला एजुकेशन कमीशन मैकाले के रूप में आया, उससे पहले क्या पढ़ाया जाता था? गुरुकुल तो थे, विद्यालय तो थे, महाविद्यालय तो थे, पूरी चैन सिस्टम था। आखिर पढ़ाते क्या थे, सिलेबस क्या था? तो ध्यान में आता है कि भारत के दर्शन ही भारत का सिलेबस था, जो हम हर बच्चे को पढ़ाते थे भारत में। ओवरनाइट उस पूरी व्यवस्था को शून्य घोषित कर दिया गया और पढ़े लिखे लोगों को मूर्ख घोषित कर दिया। एक दिन कानून पास हुआ, न्यू एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत में आई ईसाइयों के समय पर, और ये सारे गुरुकुल से लेकर जो पढ़े लिखे शिक्षित समाज था, वो पूरे शिक्षित समाज को मूर्ख घोषित कर दिया एक दिन में, ओवरनाइट। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। अफगानिस्तान में अभी सरकार थी अमेरिकन की, और वो जब तालिबान बैठे तो उन्होंने कहा ये डिग्री नहीं चलेगी, बात खत्म हो गई। वो डिग्री जो रखे थे वो तो कागज का पन्ना हो गया। और अब क्या चलेगा? अब वो अध्यापक वो बनेंगे जो इस्लामिक लॉ जानते हैं, वही वहां प्रोफेसर नए हो गए, जो अभी तक मदरसे में पढ़ रहे थे वो नए प्रोफेसर हो गए, और जो वहां हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से पढ़ कर आए थे वो सब मूर्ख हो गए। ऐसे मूर्ख घोषित किए जाते हैं। यानी कि संस्कृति और सभ्यताओं में जिस समय नैरेटिव तय किया जाता है, उस समय नैरेटिव या विमर्श इतना बड़ी भूमिका में आता है कि वो पूरे के पूरे देशों की संस्कृति खत्म कर देता है। उसका उदाहरण समझिए, यूएस, उसको हम जैसे इसको ईस्ट एशिया, ईस्ट इंडिया कहते हैं, वो उसको इंडिया कहते थे। नेटिव इंडियंस, वहां पर जिस समय यूरोपियंस गए तो यूरोपियंस ने वहां शासन किया, वहां आंदोलन बहुत सारे हुए, स्वतंत्रता की बात आई, वो स्वतंत्र भी हो गए। इनमें कंट्रियों में ऑस्ट्रेलिया है, इसमें न्यूजीलैंड है, इसमें साउथ अफ्रीका है, इसमें कनाडा है, इसमें मैक्सिको है, इसमें यूएसए है। ये सब स्वतंत्र हुए और हमसे बहुत पहले स्वतंत्र हुए। लेकिन क्या वाकई में ये स्वतंत्र हो पाए? केवल सत्ता का जो जहां सत्ता चलती थी, जहां का आदेश चलता था, वो खत्म हुआ, लेकिन वो लोग वहीं रह गए, वो मानसिकता वहीं रह गई, वो शिक्षा प्रणाली वहीं रह गई, वो व्यवस्था वहीं रह गई। और उस व्यवस्था ने आज भारत से बैठकर अगर देखोगे तो आपको अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में फर्क नहीं लगता, दूरी के अलावा। हमको यूरोप और अमेरिका के लोग एक ही से लगते हैं, हम दोनों को, भारत के लोग दोनों को अंग्रेजी कहते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा समाज है वो तो कहता है ये यूएस के हैं, ये कनाडा के। लेकिन हमारे यहां एक सामान्य आदमी से पूछोगे, एक गोरा चिट्टा आदमी उधर का अमेरिकन हो या यूरोपियन हो, खड़ा दिखाई पड़ेगा तो हम क्या कहते हैं? अंग्रेज आया। हमने उनकी एक आइडेंटिटी है कि उन्होंने सांस्कृतिक रूप से उन देशों को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया, और वो उसको करने में सफल हो गए। उन देशों के नेटिव इंडियन ढूंढने से नहीं मिलते, वहां है कहां? कनाडा के अंदर जिस समय खुदाई हुई एक क्रिश्चियन स्कूल की, तो मालूम पड़ा 1000 कंकाल मिल गए। अब वो 1000 कंकाल ढूंढे गए किसके हैं, तो डीएनए ने टेस्ट किया गया तो वो नेटिव इंडियन थे। नेटिव इंडियन का मतलब होता है वहां के लोकल लोग। उन्होंने वहां विद्यालय खोले, विद्यालयों में पढ़ाना शुरू किया, उनको वहां पर हाउसिंग करी, उन्होंने जिसको बोर्डिंग कहते हैं, बोर्डिंग स्कूल खोले। जो सुधर गया, जो उनके अनुसार चल दिया, वो अपना हो गया, जो नहीं चला मार्केट गाड़ दिया। क्योंकि कुल मिलाकर क्या करना है, उनको एक विमर्श खड़ा करना है कि दुनिया उनसे ही चलेगी।
और उनका विचार ही उत्तम विचार है। अगर उनके विचार को उत्तम विचार नहीं कहेंगे तो अमेरिका इतना रिच कंट्री होते हुए भी आज भी यूरोपियंस के साथ बैठता है और यूके की तरफ हर बार देखता है जब भी उसको नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है, जब उसको डेटा की आवश्यकता पड़ती है, तो आज भी डेटा यूके के पास है। यह विमर्श तय हुआ और उस विमर्श ने यूएस के जो पुरातन लोग हैं उनको समाप्त कर दिया। साउथ अफ्रीका होगा अफ्रीकन कंट्री, लेकिन वहां पर शासन गोरों का हो गया, तो वो नैरेटिव तय हो गया। मैंने कहा कि कहां ऑस्ट्रेलिया और कहां यूरोप, लेकिन यूरोपियन आए, ऑस्ट्रेलिया में शासन किया, तो आज ऑस्ट्रेलिया की शक्ल कैसी लगती, ऑस्ट्रेलिया के विचार को क्या कहते हैं? आप भेद नहीं कर सकते कि ये एशियन है, क्योंकि वही शिक्षा, वही व्यवस्था, वही विमर्श सब कुछ खड़ा कर दिया और पूरे के पूरे देश खत्म हो गए। हमारे देश में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन हमारे देश की खास बात यह थी कि हमारे पूर्वजों ने जो पढ़ाया, जब संस्कृति को खत्म किया गया तो सिंबॉलिक रूप से उसको जीवित रखा। हमारे यहां कभी पूजा पद्धति घर में नहीं होती थी। हम मंदिरों में जाने वाले लोग हैं, मंदिरों में एकत्रित होते हैं, एक दूसरे के साथ संपर्क करते हैं, अपना सुख दुख बताते हैं, अपनी परेशानियों को बताते हैं और समस्याओं का समाधान करने वाले लोग हम हैं जो मंदिरों में इकट्ठे होकर करते थे। लेकिन जब मंदिरों पर हमले हुए तो हमने भगवान सिंबॉलिक रूप से अपने घर में बिठा लिए। हमने मंदिर घर में बनाए, घर घर में मंदिर बने, बड़ा बना या छोटा बना, हमने मंदिर घर में बनाया। संस्कृति बचानी थी। हम जो खगोल शास्त्र को जानने वाले लोग हैं, खगोल शास्त्र को जानने वालों ने एक घर में नवग्रह बिठाकर अलग अलग दालें, अलग अलग मिट्टियां, अलग अलग फल, वो कौन से ग्रह का कौन सा घोतक है ये आज भी हम जानते हैं। हम उस खाने में उसी की मिट्टी रखते हैं जो मिट्टी उस ग्रह को संबोधित करती है। खगोल शास्त्र को हमने बचा कर रखा है। भारतीय एजुकेशन को हमने जनेऊ संस्कार में बचाकर रखा। जनेऊ करवाते समय जिन लोगों का जनेऊ हुआ होगा या जिन्होंने ध्यान दिया होगा, तो हम कहते हैं काशी पढ़ने जा रहा है, पंडित बोलेंगे काशी पढ़ने जाना है। अब काशी तो नहीं जा रहे, लेकिन काशी में विश्वविद्यालय है, काशी से एजुकेशन लेनी है, ये हमने अपने घर में जीवित रखा। तो सिंबॉलिक रूप से हमने वो पूरी संस्कृति को घर में बचाकर रखा। इसलिए आज हम और आप इस विषय पर चर्चा कर पा रहे हैं। नहीं तो 1000 वर्ष भारत अकेला देश होगा जो 1000 वर्ष में संस्कृति परिवर्तन को झेलता रहा, फिर भी हम कुछ हद तक बचे हुए हैं। क्या क्या करते हैं वो? ईसाई भारत में आएंगे तो वो अपनी कहानी बताते हैं कैसे परिवर्तन हो। उसके लिए सबसे पहले तो हिंदुत्व के अंदर इतने देवता, उतने उपक्रम, इतनी बुराइयां, इतना गलत, इतना सही, सब फैलाए तो फैलाते हैं वो सही से, क्योंकि जब तक वो ये नहीं करेंगे तब तक डिटैच कैसे होगा वो अपने घर से। फिर वो आपको कोई हारी, बीमारी, परेशानी, कोई बात है जो मंदिरों में हम करते थे वो अब चर्चों में बुलाकर करते हैं। कहते केवल आना और आकर चले जाना। फिर वो कहते हैं अभी बीमार हो तो तुम एक काम करो, ईसा मसीह की फोटो टांग लो। अभी भी कुछ नहीं हुआ तो फिर वो कहते हैं एक काम करो, घर में गणेश जी की फोटो हटा लो। फिर वो कहते हैं घर में रामायण, महाभारत, भगवत गीता कुछ भी रखा हो सब हटाओ। व्यक्ति कहता है अरे हटाने से क्या होता है, मैं तो वैसे नहीं पढ़ता, और ये देवता वो वैसे वो, और हम उनके ट्रैप में धीरे धीरे आना शुरू हो जाते हैं। फिर वो चर्च में बुलाना शुरू करते हैं और उनको मालूम है जिसको मैं बुला रहा हूं इसकी संस्कृति इतनी गहरी है कि इसको हम परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, तो उसको कहते हैं तुम अपना नाम मत बदलो, तुम अपने देवता मत बदलो, इनको भी मानो केवल, बस। लेकिन जो अगली पीढ़ी चर्च में जाती है, छोटे बच्चे, उसको वो ट्रैप में लेना शुरू कर देते हैं और वो जानते हैं कि तीसरी पीढ़ी में हम पूर्ण रूप से परिवर्तन करवा लेंगे। और फिर वो क्या करेगा? भारत में नागालैंड, भारत में मिजोरम, क्या होता है वहां? हम भारतीय नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम बाहर के लोग, हम ईसाइयत को मानने वाले लोग, हम बाहर के हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं मिलती। और उस आधार पर वहां एथनिक युद्ध शुरू हो जाता है। ये सब, इसकी देन कौन है? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? इन सब के पीछे का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है नैरेटिव, जो मेरे दिमाग में भर गया। कम्युनिस्टों ने कहा कि सब रावण तो अच्छा आदमी था, वो भी तो राजा ही था,
तो रावण को फॉलो करने वाले लोग पैदा हों, महिषासुर को एसटी बताया जाए, तो दुर्गा को गाली देगा क्योंकि वो एसटी कहेगा मैं तो नहीं था, और कहेगा कहे माता दुर्गा ने तो उसको कैसे धोखे में कर दिया था, वो एसटी था, राजा था इसलिए हटा दिया था, वो वैसा था वैसा हटा दिया था। आप सोचकर देखिए कि निषाद राज को क्या सम्मान रामायण में नहीं है, लेकिन बाद में नैरेटिव गढ़ा गया। निषाद मतलब क्या, महिषासुर मतलब क्या, रावण मतलब ब्राह्मण, और रावण पूजनीय है और रावण को मार दिया क्षत्रियों ने, तो उनके फॉलोवर अलग तैयार करो और इनके फॉलोवर अलग तैयार करो। ब्राह्मण और क्षत्रिय तथाकथित रूप से जो अपने आप को मानते हैं वो कम से कम लड़ें। तो उस लड़ाई के लिए पूरे देश में एक नैरेटिव तय किया गया। उस नैरेटिव को जब समझ में आया कि भाई ये मूल विषय है, और समझ में कैसे आया, हालांकि इसका परिचय शुरू से था, इनकी जानकारियां शुरू से थी, लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर कर रहे थे तो अगर जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा ना होता तो एक देश होता। तो जब हम उन विषयों पर घुसे कि आखिर सत्य कहां है, तो पता लगा कि जम्मू कश्मीर की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है वहां का विमर्श। वहां का हिंदू भी ये समझता है कि वो भारत है और हम जम्मू कश्मीर हैं। वो समझता है कि 370 उसका रक्षक है। वो समझता है कि ये लोग दूसरी दुनिया के लोग हैं, हमें सहूलियतें ज्यादा मिलेंगी, और वो स्पेशलिस्ट के रूप में बोलना शुरू करता है। तो जब हमने 370 करना शुरू किया तो मालूम पड़ा जम्मू कश्मीर में विमर्श बदलना अति आवश्यक है। अगर वो नहीं बदला गया तो जम्मू कश्मीर को हम सही नहीं कर पाएंगे। मुस्लिम तो कर ही रहा है। विषयों में घुसा गया तो मालूम पड़ा कि वहां की जो लोकल भाषाएं हैं, वहां की जो लोकल संस्कृति है, वहां के जो लोकल दार्शनिक हैं, आप सोचकर देखिए कि शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने, जो वहां की पीठ है वो तो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वहीं पर अंतिम मठ बना था और उस पर बैठ गए वो। और शंकराचार्य को वहां का हिंदू मुसलमान दोनों मानता है, लेकिन उन्होंने नैरेटिव तय किया कि ये हिंदू स्टेट था ही नहीं। उन्होंने यहां तक कि ललितादित्य मुक्तापीठ का नाम खत्म कर दिया, किताब में से खत्म कर दिया। और भारत का अब तक का सबसे महान शासक जिसने पूरे भारत पर शासन किया वो ललितादित्य मुक्तापीठ था, कश्मीर का। जब ललितादित्य ने कन्नौज को हराया, आज हम कन्नौज में बैठे हुए हैं, उस समय गद्दी कन्नौज में थी। कन्नौज को जब उसने हराया तो गुप्त वंश के यहां के जो दार्शनिक थे उनको ले गया वो। उसकी खास बात थी, वो जहां कहीं भी देश में किसी को हराता था तो उनके दार्शनिक को उठाता था और कश्मीर ले जाता था। उनके तीसरी पीढ़ी में अभिनव गुप्त पैदा हुए, वो कन्नौज के थे। और अभिनव गुप्त संसार का एक ऐसा वैज्ञानिक हुआ है जिसने हवा के कितने प्रकार, वायु के कितने प्रकार और जमीन से लेकर आसमान तक वायु कौन से स्तर पर कौन सी बहती है उसकी रिसर्च करी। वो आज यूरोप के कंट्रियों में पढ़ाई जाती है और हमारे यहां से ललितादित्य किताब से ही खत्म कर दिया। और केवल इतना बताया कि राज तरंगिणी एक कोई किताब थी जो कल्हण ने लिखी थी, वो कश्मीर का था बस। और राज तरंगिणी वो पढ़ाया नहीं। अब हमने उसके इंटरप्रिटेशन करवाया इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, वो मिलने लगी। आप पढ़कर देखो, उसने पूरे भारत का इतिहास बताया और सबसे महान शासक। तो ये नैरेटिव था कि कश्मीर मतलब मुस्लिम, तो भारत की जनभावना मुस्लिम के साथ जुड़ जाएगी। इन चीजों को कैसे काउंटर किया जाए, तो मैं जैसे अभी कह रहा था कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब भविष्य में चुनाव भी, अब भविष्य में सरकारें भी पॉलिटिकल पार्टियों के आधार पर नहीं बनेंगी। भारत में अब शक्तियां आपस में लड़ेंगी, शक्तियों का चुनाव होगा। तो सबसे पहले अपने को यह समझना पड़ेगा कि जो हमारे विरुद्ध शक्ति है उसकी शक्ति का मर्म कहां है, वो खेलते कैसे हैं, वो करते कैसे हैं, उनके पास इंस्ट्रूमेंट क्या है। उनके पास इंस्ट्रूमेंट कल्चरल मार्क्सवाद, जैसा अभी आपको बताया पंकज जी ने, कल्चरल मार्क्सवाद। अब ये कल्चरल मार्क्सवाद कैसा है? ये वही है जो महिषासुर को एसटी बता रहा, जो रावण को ब्राह्मण बता रहा, जो भारत के दर्शन को घटियानुसी बता रहा, भारत को ब्राह्मणवाद बता रहा, समाज को इकट्ठा करना, निचले वर्ग को ऊपर लाना, लेकिन कैसे लाना, एसटी को
अलग करके, एससी को अलग करके, ओबीसी का खेल खेल कर, ओबीसी के अंदर का खेल खेल कर, ब्राह्मणों की अपनी जातियां बनाकर, क्षत्रियों की अपनी जातियां बनाकर और इन जातियों को आपस में आमने सामने खड़ा करके, ये कल्चरल मार्क्सवाद इसके पीछे का मूल सिद्धांत है, जो यूनिवर्सिटियों में सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाया जाता है। किताब में लिखा हो ना लिखा हो, लेकिन प्रोफेसर जरूर पढ़ाएगा। ये जो पूरी की पूरी चीज है, इसको सोचकर देखिए। जाति संस्कृत का शब्द है, जो संस्कृत हम में से पढ़े होंगे, जाति संस्कृत का शब्द है। सिद्धांतों को उपक्रम के आधार पर, सिद्धांतों को पूरा करने के लिए किया गया उपक्रम एक जाति है। तो भारत का एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को पूर्ण करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर में जिसको जो कार्य दिया गया वो एक जाति के रूप में खड़ी हुई, वो जाति संस्कृत का शब्द है। लेकिन जब वो विखंडित हुए तो जातियों का गौरव, और गौरव पढ़ाओ अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं कि भाई अपना अपना सबका गौरव, लेकिन तुम्हारे गौरव को धूमित करना इनका काम है, ये तुम्हारे दुश्मन है। तो एक विलेन उन्होंने खड़ा कर दिया, और वो विलेन दिमाग में घुसेड़ दिया। तो दिमाग में जाने के बाद वो जाति आधार पर हम आमने सामने खड़े हो गए। ये कल्चरल मार्क्सवाद है। क्या है? मुस्लिम और भीम और मीम, ये कल्चरल मार्क्सवाद है। मुस्लिम और दलित, कल्चरल मार्क्सवाद। एससी मूल भारतीय हैं, ये कल्चरल मार्क्सवाद है। तो उनके हथियारों को पहले अपने को समझना पड़ेगा, तब हम तैयार होंगे। संघे शक्ति कलियुगे, यानी कि हमारे संगठित होने में ही हमारी शक्ति है, इसके अलावा कोई दूसरा हमारे पास साधन आज नहीं है। और डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक सरकारें बनती हैं। आज कोई आपके सामने सीधा लड़ने के लिए अभी तक नहीं आ रहा, लेकिन जिस समय शक्तियां खड़ी हो जाएंगी, और खड़ी हो गई हैं, 47 में भी खड़ी हुई थी, वो शक्तियां फिर खड़ी होने लगी, उनके सामने आपको समझना पड़ेगा कि इनको निपटे कैसे। उसके लिए उनको पढ़ना पड़ेगा। हमने स्वभावतः उनको पढ़ना बंद कर दिया, उनको समझना बंद कर दिया। तो आपको ये समझना हमको पड़ेगा कि इस्लाम काम कैसे करता है, इस्लामिक कट्टरपंथ की जड़ें कहां हैं, उनका विचार कैसे चलता है, वो विचार के आधार पर कैसे सिस्टम बनाते हैं, कैसे हमारे बीच में वो घुसाते हैं लोगों को, क्या साधन है उनके पास, जिस साधन से वो हमारे बीच में लोगों को डालते हैं। वो जमात बनाते हैं, और जमाती आपके घर में आपकी बहनों माताओं को एक पेटीकोट ब्लाउज और अंदर के वस्त्र बेचने आता है, और शाम को जाकर जमात में प्रशिक्षण लेता है, सुबह आपकी रेकी करता है, आपके घर में लोगों को गिनता है, आपकी मनोभावना को समझता है, और आपकी माताओं बहनों की तरफ कुदृष्टि डालता है। वो हमें समझना पड़ेगा कि वो चलते कैसे। तीसरा विषय जो ईसाईयत का मैंने अभी बताया कि वो कैसे काम करते हैं, वो हमें समझना पड़ेगा कि उनकी जड़ें यहां कैसे आई। और चौथा विषय जो इस समय यूएस की देन है, वो हमारे घर में घुस गया है, और अभी हम उसको समझ भी नहीं पा रहे हैं, और वो बहुत खतरनाक है, इन तीनों से भी खतरनाक है। वो है ग्लोबल मार्केटिंग। इलस्ट्रेशन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, आपका शेयर मार्केट ये धड़ाम हुआ, उन्होंने शेयर खरीदे तो आपकी वेल्थ खींच ले गए, मार्केट ऊपर आया तो उनका रेट बढ़ गया, पैसा बढ़ गया। शॉर्ट टर्म बेचा, शॉर्ट टर्म खरीदा, और वो एक स्थिति में पहुंच गए। ये तो मोटी मोटी बात है। बहुत छोटी बातों पर अगर हम आएंगे तो ग्लोबल मार्केटिंग भारत में हमारे एनजीओज को फंडिंग करती है, अपने एनजीओज लगाती है, और हमारे यहां एनजीओ खड़े करती है। और उन एनजीओज का काम होता है कि बेटे को यह समझाना कि तुम निर्णय कर सकते हो, तुम्हारे पास पूरा अधिकार है, पिता के मार्गदर्शन पर क्यों चलोगे। ह्यूमन राइट्स, मोस्टली एनजीओ ह्यूमन राइट्स से शुरू करती है। बेटी को अपने मर्जी से किसी भी धर्म के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार है, और वो उसका फंडामेंटल राइट है, ये वो सिखाते हैं। वो हमको ये सिखाते हैं कि आप जो हैं वो गे हो सकते हैं, सेम सेक्स मैरिज फंडामेंटल राइट है साहब, दुनिया जा रही हो तो जा रही हो। गे मैरिज,
राइट है। लिस्बियन मैरिज राइट है। फिर मैं लड़की बनकर रहना चाहता हूं या लड़का बनकर रहना चाहता हूं, ये मेरा अधिकार है। आप उसमें दिमाग मत लगाइए। और इसकी तमाम तरह की एनजीओज की फंडिंग होकर उनके रिसर्चें होती हैं। हमारी यूनिवर्सिटियों में वो रिसर्चें पीएचडी का रूप लेती हैं और वो पीएचडी का रूप लेकर उन पर किताबें छपती हैं। फिर वो फंडामेंटल राइट का पूरा एक जाल फैलाया जाता है और उसके आधार पर भारत की संस्कृति का विभाजन, फिर जातियों में विभाजन, क्षेत्रों में विभाजन, संप्रदायों में विभाजन, वेशभूषा में विभाजन, भाषाओं में विभाजन, और फिर हमारे घर में विभाजन जब घुसा तो वो विभाजन अलग अलग परिवार हमारा तोड़कर अलग परिवार का अलग फ्लोर पर अलग टीवी तो अलग फ्रिज। सोचकर देखिए कि हम तो सामुदायिक रूप से रहने वाले लोग हैं और हम पूरे गांव में एक टीवी होता था तो भी अपना काम चल जाता था बढ़िया। जिसके घर होता था उसके यहां दावत करते थे और शाम को ही हू किया और चले आए। सब परिवार इकट्ठे और एक दूसरे के साथ खेलते कूदते भी थे। तो एक टीवी बेचकर वो क्या करेंगे? टीवी तो उन्होंने बनाया, आविष्कार उनका है। तो टीवी हर घर में लगना चाहिए। उसके लिए जाति आधार पर विभाजन होगा तो जितनी जातियां हैं वो अपनी अपनी टीवी लगाएंगी। फिर जातियों के अंदर उपजातियां अलग अलग टीवी खरीदेंगी। फिर उपजातियों के अंदर परिवार का विभाजन होगा तो वो टीवी खरीदेंगे। परिवार, बेटे का अलग फ्लोर, बहू का अलग फ्लोर, उसका अलग, तो 5 टीवी घर में बिक गए। फिर घर में भी अब स्टेटस सिंबल, और स्टेटस सिंबल कहां जाएगा? बेटे का अधिकार है, सिंगल है, अलग रहता है, अलग कमरे में एक फ्रिज, एक टीवी, एक एसी, एक बेड और ये होना चाहिए। ये सब कहां से आएगा? बनाने वाली कंपनियां तो भारतीय काम ही नहीं करती थी। और हम अगर बना भी रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का पूरा कॉपीराइट का पैसा, पेटेंट का पैसा आज भी उनके पास ही जा रहा है। हम उनसे पेटेंट खरीदते हैं, यहां केवल मैन्युफैक्चरिंग करके बेचते हैं। लेकिन हकीकत में हमें तो मजदूरी मिली और जो कॉपीराइट का, कंटेंट का या पेटेंट का पैसा वो कहां गया? वो तो फ्री फंड में चला गया। तो जब तक आपका परिवार तोड़ा नहीं जाएगा, फंडामेंटल राइट आपके बच्चों को समझाए नहीं जाएंगे, आपके पिता को अलग नहीं किया जाएगा, बधू को अलग नहीं किया जाएगा, पत्नी को अलग नहीं किया जाएगा, छोटे बच्चों को अलग नहीं किया जाएगा, परिवार में वैमनस्यता नहीं फैलेगी, तब तक परिवार में इतनी कारें कैसे बिकेंगी, इतनी बाइकें कैसे बिकेंगी, इतने फ्रिज, टीवी, कूलर बिकेंगे कैसे? पूरे देश को फंडिंग करके बेरोजगार को कहा तो बेरोजगार, लेकिन रोजगार दे दिया देश को तोड़ने का। और हमको वो फंडामेंटल राइट समझ में आए और वो फंडामेंटल राइट इस स्तर पर हो गए कि हम अब जो फैमिली आईडी सरकार ने बताया है ना, अभी जो आपका आयुष्मान भारत है उसमें एक नया नियम कर दिया, फैमिली आईडी बनेगी। तो 6 लोगों की फैमिली आईडी हम नहीं बनवा पा रहे हैं। ये हालत भारत की है। एक फैमिली आईडी के बगैर आयुष्मान भारत अब नहीं मिलेगा। इसके लिए फैमिली आईडी बनवाने जाओगे तो आपको अपने भाइयों को परिवार बताना पड़ेगा, वो नहीं बता पा रहे हैं। ये भारत की स्थिति है। आपको बहुत सारे लोग ऐसा कहते दिखाई पड़ जाएंगे, मेरा आयुष्मान भारत नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा पता नहीं, हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, क्योंकि अब फैमिली आईडी हमारे पास है नहीं। हम तो परिवार में मैं, मेरी पत्नी और मेरा एक बच्चा, हम 3 हैं, 6 कहां से लाएं? और भाई से तो हम बात करने को तैयार नहीं है कि वो भाई और उसके बच्चे मिलाकर 6 हो सकते हैं। तो अभी क्या है, फैमिली आईडी में मां बाप की भी आईडी अलग है, बच्चों की आईडी अलग हो गई, उसको परिवार रजिस्टर का नाम दे दिया गया। और नतीजा ये निकला कि आपके घर में जितनी चीजें, एक फ्रिज से पूरा परिवार पल सकता था, भले ही उसमें बिजली उसमें से भी बच जाता हो, लेकिन अब हमें घर में 6 फ्रिज चाहिए। वेस्टेज पड़ा रहेगा, 6 बिजली खाएंगे, 6 का खर्चा बढ़ेगा, 6 में बर्फ सड़ेगी, लेकिन चाहिए। ये ग्लोबल मार्केटिंग का हिस्सा है। जॉन सोरस जैसे लोग भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तमाम तरह की ग्रीन पीस फाउंडेशन और अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसका 2 ही दिन का पहले रोना था जब एफसीआरए कानून भारत सरकार ने बनाए और ये कहा कि आपको ये बताना पड़ेगा पैसा खर्च कहां करते हो। आप लाओ विदेशों से पैसा, हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि पैसा खर्च कहां करते हो। तो ग्रीन पीस फाउंडेशन ने भारत में अपने ऑपरेशन बंद कर दिए, क्योंकि ये बता नहीं सकते पैसा कहां खर्च करते हैं।
एमनेस्टी इंटरनेशनल के खाते जब सीज कर दिए तो वो दिल्ली हाई कोर्ट में गए और कह रहे ये हमें सता रहे हैं, हमको काम नहीं करने दे रहे, हम महिलाओं बच्चों पर काम करना चाहते हैं, हम LGBTQ पर काम करना चाहते हैं, हम लोगों पुरुषों को महिला, महिला को पुरुष बनाना चाहते हैं, ये हमें काम नहीं करने दे रहे। महिला का राइट है कि वो पुरुष बनाकर जिए, ये उसका फंडामेंटल राइट है, हम उस पर काम करना चाहते हैं, और ये महिला को महिला बनाकर रखना चाहते हैं। इस बात के लिए इकोसिस्टम नीचे से ऊपर तक इतना स्ट्रांग बना दिया कि नीचे लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की फंडिंग है खर्चे की। बड़े बड़े वकील खड़े होते हैं। अभी ये जॉन सोरस वाले मामले में सब समझ में आया कि बड़े वकीलों का खर्चा कौन उठा रहा। विषय तो एक गरीब आदमी का था, एक ST का था, जिसके पास घर में परिवार व्यवस्था करने की नहीं थी, और मुकदमा उसका सुप्रीम कोर्ट का वो वकील लड़ रहा जो 15 लाख रुपए पर हियरिंग का लेता है। कहां से आया ये पैसा? कौन था वो? तो जब तक आपके परिवारों को तोड़ा नहीं जाएगा, जब तक उत्तर दक्षिण में नहीं तोड़ा जाएगा, जब तक पूरब पश्चिम में नहीं तोड़ा जाएगा, जब तक पठार और पहाड़ में नहीं तोड़ा जाएगा, जब तक आपको मरुस्थल और प्लेन में नहीं तोड़ा जाएगा, तब तक ये संभव नहीं है कि वो यहां शासन कर सके। तो सरकार हमारी लगता है बैठे भी हमारे लोग हैं, लेकिन तंत्र जो पहले बना हुआ है उस तंत्र के अंदर ही तो सेट होगी सरकार। वो तंत्र ऐसा उन्होंने विकसित किया है कि उस तंत्र को तोड़ना मुश्किल है। अभी 3 कानून हम सुप्रीम कोर्ट उसमें लेकर आए पार्लियामेंट में, उन 3 कानूनों पर लोगों ने बाइकआउट कर दिया, लोगों को बाहर रखकर वो पास करने पड़े, क्योंकि वो जो अंग्रेजी शासन है, जो हमें गुलाम मानसिक रूप से बनाता है, जो नौकरशाही को स्ट्रांग करता है, जो भारत को भारतीय दर्शन से दूर करता है, उसको हम एंट्री नहीं मारने दे रहे। क्या करना है? सबसे पहले जो शक्ति हमारे सामने खड़ी है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को बचाना है, अपने परिवारों को बचाना है, अपने घरों को बचाना है। अगर हम जातिवादी हैं तो अपनी जाति को, संप्रदाय को बचाना है, क्षेत्र को बचाना है, तो सबसे पहले हमारे दुश्मन को समझना पड़ेगा कि हमारा दुश्मन कौन है और कैसे सोचता है।